जैसा कि आपने देख ही लिया, हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। रैंकिंग को हिंदी में क्रमबद्धता कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यदि हम अंग्रेजी शब्द रैंकिंग को देखते हैं तो ये रैंकिंग शब्द क्या है। यदि हम रैंकिंग में से आईएनजी हटा दें, जैसे कि मैं ये वाला आईएनजी हटा देता हूं, तो यहां पर शब्द रह जाता है रैंक। देखिए, रैंक जो शब्द होता है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष के स्थान को निर्धारित करता है, किसी व्यक्ति के प्लेस को डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति किस प्लेस पर खड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर दोबारा से। मैंने कहा रैंकिंग शब्द में से यदि हम आईएनजी हटा दें तो शब्द रह जाएगा रैंक, और रैंक शब्द जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के स्थान को निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति किस स्थान पर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, किस स्थान पर, किस प्लेस पर स्टैंड करता है। आपने इस शब्द को कई बार लिखा देखा होगा जब आप रास्तों में से निकल रहे होते हैं, तो कुछ मेडिकल या आईआईटी की कोचिंग्स के होर्डिंग्स लगे होते हैं बड़े बड़े। यदि आपने गौर किया हो तो उसमें लिखा होता है, बच्चों के फोटो लगे होते हैं चश्मा लगा के, छोटे छोटे बच्चों के इंटर पास करने के बाद जो पेपर देते हैं उनके, उसमें लिखा होता है AIR1, शुभम गुप्ता, फलानी वर्मा, इस तरीके से नाम लिखे होते हैं। नीचे लिखा होता है AIR1, AIR2, AIR3। क्या आप जानते हैं AIR का मतलब क्या होता है? AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, जो कि ये बताती है कि यदि इस बच्चे की AIR1 आई है, AIR1 आई है, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चों ने इस एग्जाम को दिया उसमें इसका स्थान पहला है, यानी कि ये अव्वल आया है। ठीक है। अच्छा, यदि किसी की AIR3 आई है तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जितने भी बच्चों ने इस एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया में दिया उसमें इसकी रैंक थर्ड आई है, तीसरी रैंक आई है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी बताता है, यदि इसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक थर्ड आई है, इसका मतलब ये तीसरे प्लेस पर है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन एक बात और भी तो समझ में आती है कि यदि ये बच्चा तीसरे प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, तो इससे पहले इससे अच्छे नंबर लाने वाले और कितने लोग होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 होंगे, तभी तो ये थर्ड आया है, क्योंकि 2 लोग और हैं जो इससे अच्छे मार्क्स लेकर आए होंगे। तो रैंक क्या कर रही है? कुछ बातों को क्लैरिफाई कर रही है, यानी कि मेनली किसी व्यक्ति के स्थान को बता रही है कि वो व्यक्ति किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है। तो रैंक में, रैंकिंग चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग किसी व्यक्ति के स्थान को ढूंढना यानी कि फाइंड आउट करना सीखेंगे, या फिर स्थान दिए हों और आपसे टोटल पूछा जाए तो हम टोटल निकालना सीखेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक शब्द होता है रैंक, ठीक है, और एक होता है डिवीजन। इन 2 शब्दों में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें अंतर क्या है। फिर तो एक बात को समझने की कोशिश करना भाई। देखो, डिवीजन जो होती है ना, डिवीजन वो एक सर्टेन परसेंटेज के बेंचमार्क को अचीव करने पर आपको मिलती है। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट डिवीजन कब आती है? जब हम 60% ले आए। लेकिन हम 65% ले आए तो सर तो भी फर्स्ट डिवीजन आएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति 65% लेकर आया, तो क्या इसकी फर्स्ट डिवीजन मानी जाएगी? कि सर बिल्कुल मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति केवल 62% ही लेकर आया, क्या इसकी फर्स्ट नहीं मानी जाएगी? सर बिल्कुल मानी जाएगी। एक व्यक्ति 75% लेकर आया तो ये भी एक्चुअली फर्स्ट डिवीजन ही लेकर आया है। एक व्यक्ति 60% लेकर आया है तो एक्चुअली ये भी फर्स्ट डिवीजन ही लेकर आया है। ये सभी फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हैं, बोलो हैं कि नहीं है? तो डिवीजन जो होती है एक सर्टेन परसेंटेज को अचीव करने पर मिल जाती है। लेकिन रैंक क्या होगी? यदि हम इन्हीं को रैंक वाइज व्यवस्थित करें तो रैंक कैसे दी जाएगी? तो बताओ, नंबर 1 रैंक किसको दोगे? इनमें से नंबर 1 रैंक किसको दोगे? जरा कमेंट करके बताओ कितने परसेंट वालों को दोगे, जल्दी बताओ फटाफट से। 76% वाले को, जो कि इसमें है ही नहीं है भाई। 75% सबसे अधिक है, तो इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। इसको हम क्या देंगे? फर्स्ट रैंक देंगे। रैंक इसकी फर्स्ट आ गई।
फिर सेकंड रैंक हम किसको दे रहे होंगे, 65% वाले को सेकंड रैंक दे रहे होंगे। उसके बाद थर्ड रैंक आ रही होगी 62% वाले की थर्ड रैंक, और 60% वाले की आ रही होगी फोर्थ रैंक। क्या ऐसे ही रैंक्स का बंटवारा होगा कि नहीं होगा? लेकिन डिवीजन देखा जाए तो सबकी सेम थी, सब फर्स्ट डिवीजन में थे। लेकिन रैंक की बात की जाए तो रैंक कभी भी सेम नहीं होती है। आपने नई बात सीखी यहां पर, रैंक कभी सेम नहीं हो सकती। यदि मैं 5वें स्थान पर हूं तो कोई और 5वें स्थान पर नहीं हो सकता। सबकी रैंक यूनिक होती है, एकदम से डिफरेंट होती, कभी सेम नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है प्यारे साथी। तो ये वो बेसिक सी बातें हैं, शायद आपको किसी किताब में पढ़ने को देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एकदम बेसिक से धीरे धीरे ये बात समझाऊं कि रैंकिंग चैप्टर का मतलब क्या है। और उम्मीद करता हूं ये बात आप तक पहुंच गई होगी कि रैंकिंग चैप्टर में हम रैंक क्या होती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि देखिए रैंकिंग चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो रैंकिंग चैप्टर में ना हम दो प्रकार से रैंक्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कितने प्रकार से कर रहे होते हैं? दो प्रकार से, जिसमें से पहला प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के बाद दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है वर्टिकल वे में रैंक निकाला करते हैं। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज व्यवस्था में हम लोग रैंक निकालते हैं, और वर्टिकल को इंग्लिश में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में हम लोग रैंक्स निकाला करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। जैसे कि क्षैतिज की बात होती है हॉरिजॉन्टल की, तो पंक्तियों के भी आपने दो प्रकार देखे होंगे, एक क्षैतिज होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। अब मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल रेखा हमेशा ऐसी ही तो होती है, यानी कि लेटी हुई रेखा, इसी को तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यदि ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कैसी है? कि सर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर होती है, खड़ी हुई रेखा कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल है, नीचे वाली वर्टिकल है। जब हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं मैं, इस रेखा की बात करता हूं, इस वाली रेखा की, तो भाई ध्यान रखना जो मेरा लेफ्ट है वही इस रेखा का भी लेफ्ट होता है, जो मेरा राइट है वही इस रेखा का भी राइट होता है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं लेफ्ट को हिंदी में क्या कह रहे हैं? बायां, और राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? दायां। तो याद रखिएगा, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन में हम रैंक्स को डिनोट करेंगे तो उसमें लेफ्ट और राइट दो टर्म्स का प्रयोग कर रहे होंगे। और यदि हम वर्टिकल की बात करें तो इसमें एक्चुअली लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें इसको हम टॉप कहते हैं और नीचे वाले कोने को हम बॉटम या रेयर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे हिंदी में ऊपर बोलेंगे और इसको हिंदी में नीचे बोलेंगे। तो ये दो प्रकार की पंक्तियां हैं जिनका प्रयोग हमारे चैप्टर में किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, राइट। अच्छा, अब कंफ्यूजन इस बात का है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब हॉरिजॉन्टल यूज करनी है, कब वर्टिकल यूज करनी है? तो भाई इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। भाई अल्फाबेट की शीट तो मिल गई होगी आपको, क्यों नहीं मिली है? अल्फाबेट की शीट तो मैंने दे दी है, और ब्लड रिलेशन की कल मिल जाएगी आपको, है? एक बार चेक करो आप लोग जाकर, एक बार चेक करो जाकर कि वो शीट पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी है। ठीक है, चेक करिएगा, एप्लीकेशन पे नहीं पहुंची है। देखो निषाद जी कह रहे हैं मिल गई है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधों को मिल गई है आधों को नहीं मिली है। वहां कोई लॉक थोड़ी लगा हुआ है या कोई पेड शीट थोड़ी है। बहुत से लोग कह रहे हैं यस मिल गई। आपने रिसेंटली चेक नहीं किया होगा, रिसेंटली चेक करना, उसके बाद मुझे बताना। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैंने कहा कि कब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करना है, कब वर्टिकल लाइन का प्रयोग करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो बड़ा आसान है पहचानना।
तो एक बात बताओ, यदि मैं सवाल में आपसे बोलूं कि रमेश बाएं से सातवां है, रमेश इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप मुझे बताओ क्या इसमें लेफ्ट राइट है? नहीं। तो इसका मतलब हमको तो यही वाली पंक्ति, यही वाली लाइन बनानी चाहिए। यदि मैं बोलूं कि गीता नीचे से आठवीं है, तो क्या इसमें नीचे और ऊपर वाला पॉइंट है? नहीं है, ये वाला है। तो हमें पंक्ति इस प्रकार से बनानी, सिंपल। सवाल में शब्द लिखकर आएगा, उसके हिसाब से हम पंक्ति को बना देंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं आगे। हमें यह समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर रैंकिंग से हम कितने प्रकार के सवाल बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों की एक पंक्ति बना दी। ठीक है, 12 लोगों की एक पंक्ति जब मैंने बनाई तो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड है जहां से मैंने शुरुआत की है, और जहां मैंने इसको खत्म किया है वो इसका राइट हैंड है। इतना तो आप जानते ही हैं। मैंने 12 लोगों की पंक्ति बनाई है। यदि मैं लेट्स से इस व्यक्ति को नाम दे देता हूं कि ये ए है, तो ये बाएं से यदि मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि मिस्टर ए बाएं से गिनने पर कितने नंबर पर दिखाई दे रहे हैं? कि सर 6 नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं इसको दाएं से गिनूं, दाएं से मींस राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मिस्टर ए राइट से कितने नंबर पे दिखाई दे रहे हैं? कि सर 7 नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, यानी कि कुल आपसे पूछ लिया जाए, तो बेसिकली कुल तो आपके सामने था ही। मैंने तो बनाकर एक एक करके गिन के बताया था ना कि 12 लोग हैं इस पंक्ति में। बोलो है कि नहीं? तो भाई हम कुल निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम मिस्टर ए की रैंक जो लेफ्ट से आई ये वाली, बोलो कितनी है? सर लेफ्ट से मिस्टर ए आ रहे हैं 6 नंबर पे। अच्छा, मिस्टर ए की रैंक राइट से कितनी आई यहां पर? कि सर 7 आ रही है। तो मैंने ये वाली रैंक 7 ले ली और इसको भी ले जाकर जोड़ दिया। इन दोनों रैंक्स को यदि मैं जोड़ता हूं तो ये 7 और 6 कितना हो जाएगा? कि सर 13। तो क्या कुल इस पंक्ति में 13 लोग बैठे भी हैं? नहीं सर, इसमें तो 12 ही बैठे हुए हैं। लेकिन यदि मैंने इन दोनों की रैंक्स को जोड़ा, यानी कि ए की लेफ्ट की रैंक 6 जोड़ी और ए की ही राइट की रैंक 7 जोड़ी, तो इसका टोटल तो 13 आ रहा है। जबकि पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? कि सर 12। तो आप ऐसा करो, इसमें से ना एक घटा दो, यानी कि इसमें से एक जब आप घटाओगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? कि सर 12 बैठे हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये एक क्यों माइनस कर दिया आपने? एक इसलिए माइनस कर दिया, आप नोटिस करिएगा इस बात को कि जब मैं ए को लेफ्ट से गिनने आया यहां पर 6 नंबर, तो मैंने इस वाली पोजीशन को एक बार काउंट कर लिया था। कि सर बिल्कुल। जब मैं ए को राइट से गिनने आया 7 नंबर, तो मैंने इसी पोजीशन को एक बार फिर से काउंट कर लिया। यस सर, सेम पोजीशन, सेम व्यक्ति ए, एक बार लेफ्ट से काउंट हो रहा है तो एक बार राइट से काउंट हो रहा है। क्या एक व्यक्ति को बार बार यानी कि 2 बार काउंट करना ठीक है? नहीं, एक व्यक्ति तो एक ही बार काउंट होना चाहिए। इसलिए ए हो गया 2 बार काउंट, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, तो एक एक्स्ट्रा जो काउंट हो गया उसी को हम यहां पर लाकर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको कि हमने -1 क्यों किया? यदि बात समझ में आ गई है तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि यहीं से हमने एक फॉर्मूले को बना लिया जिससे रटना नहीं है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या बनाया बताओ भाई? आपको टोटल निकालना है। आपको टोटल निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए कि सर ए व्यक्ति ए जो है उसकी लेफ्ट की रैंक आपने 6 ली, तो आप इसे लेफ्ट की रैंक बोलेंगे, L फॉर लेफ्ट। और ए की राइट की रैंक आपने 7 ली, तो आपने राइट की रैंक बोलेंगे, R फॉर राइट। आपने दोनों रैंक्स को जोड़ा और लास्ट में -1 भी कर दिया और आपने हमको बताया कि टोटल आ गया।
जी हां, आज के बाद जब भी एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग रैंक आपको दी जाए और आपसे टोटल पूछ लिया जाए, तो हम कैसे करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि लेफ्ट की रैंक प्लस राइट की रैंक माइनस वन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी साथी, क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इस वर्कशीट के बारे में डिस्कशन बंद करेंगे प्लीज आप लोग। मैं अभी क्लास के लास्ट में बात करूंगा इसके बारे में। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी लोग वर्कशीट का डिस्कशन बंद करके यहां पर बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। इज दैट पॉइंट क्लियर? सभी के समझ में आ गया? बट हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि हमने टोटल निकालना तो सीख लिया, लेकिन टोटल कब निकालने हैं इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल एक तरीके से नहीं निकलता। यहां पर तीन तरीके से आपको टोटल निकालना सिखाया जाएगा, तीन तरीके से। इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि ये टोटल हमने निकाल तो लिया, लेकिन कब, कैसे केस में? कौन सा केस है ये टोटल का? ये केस है कि जब एक व्यक्ति है ए और उसकी लेफ्ट की रैंक भी दी है और उसी की राइट की रैंक भी दी है, और तब आपसे टोटल पूछा गया है। तो आपका तरीका है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। याद रहे, जब एक व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक्स आपको दी जाएं और आपसे टोटल पूछा जाए, तो दोनों रैंक्स को जोड़ना है और माइनस वन कर देना है। माइनस वन क्यों? ये आपको पता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कितनी बार काउंट हो गया था? दो बार। तो मैं इसी से रिलेटेड हेडिंग आपके सामने लेकर आया हूं। याद रखिएगा कि हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं? टोटल निकालना सीख रहे हैं, और टोटल निकालने का टाइप वन है ये। टोटल निकालने का क्या है जी? टाइप वन है, T1, टाइप वन। क्या कंडीशन है टोटल की? एक ही व्यक्ति की दो रैंक दी होने पर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। एक ही व्यक्ति की दो रैंक होंगी और आपसे कुल संख्या पूछ ली जाएगी। मींस फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ पीपल व्हेन टू रैंक्स ऑफ द सेम पर्सन आर गिवन। आइए, कैसे लिखकर आता है सवाल, वो आपके सामने रखते हैं। सवाल ऐसे लिखकर आएगा कि इन अ रो संतोष इज 16th फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 10th फ्रॉम द एंड। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दैट रो? हिंदी में पढ़ूं, कह रहा है एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान तथा अंत से 10वां स्थान है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं? कितने मतलब टोटल। कब पूछ रहा है? जब संतोष एक व्यक्ति की दोनों रैंक आपको दे रहा है। तरीका हमने अभी अभी सीखा है टोटल निकालने का, वो ये है कि टोटल बराबर एक ही व्यक्ति की लेफ्ट की रैंक राइट की रैंक जोड़ो, माइनस वन कर दो। एक व्यक्ति संतोष है, ध्यान से देखें तो संतोष की रैंक जो लेफ्ट से दे रखी है, प्रारंभ से मान लो या लेफ्ट से मान लो, उसे 16 दे रखा है। जो रैंक राइट से दे रखी है यानी कि अंत से दे रखी है, वो 10 दे रखी है, तो माइनस वन करते ही है, ये 26 हो गया। माइनस वन कर दूं तो कुल कितने लोग हैं इस पंक्ति में? कि सर 25 हैं, 25, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब एक बात और सोचो, सोचकर देखो, क्या हमें इस काम को करने के लिए पेन चलाने की जरूरत है? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या हमें इस काम को करने के लिए पेन चलाने की जरूरत है या दिमाग चलाने की जरूरत है? सर दिमाग चलाने की जरूरत है, पेन की कहां जरूरत है? तो मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं वर्बली पूछ रहा हूं आपसे, वर्बली, मौखिक रूप से पूछ रहा हूं। लड़कियों की एक पंक्ति में मेहरुनिसा को कहीं से भी गिना जाए तो वो 19वीं है। तो बताएं उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आई सेड लड़कियों की एक पंक्ति में मेहरुनिसा, एक लड़की का नाम है मेहरुनिसा, मेहरुनिसा को कहीं से भी गिना जाए तो वो 19वीं है। तो बताएं उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब एक व्यक्ति बोला कि सर कहीं से भी गिना जाए मतलब? मैंने कहा आप बताओ। कि सर लाइन में तो दो ही कोने होते, एक लेफ्ट का और एक राइट का। तो मैंने कहा हाँ बस वही तो है। तो सर सवाल में ऐसा क्यों कह रहा है कहीं से भी गिना जाए? इसका मतलब यही हुआ कि मेहरुनिसा को पंक्ति में कहीं से भी गिना जाए तो वो 19वीं है, मतलब लेफ्ट से गिनो तो भी 19 है, राइट से गिनो तो भी 19 है। एक ही लड़की मेहरुनिसा की लेफ्ट की राइट की दोनों पोजीशन पता चल गई।
19 और 19 जुड़ेंगी, 38 माइनस 1 हो जाएगा 37। बोलो आंसर करेक्ट है आपका। हाँ, कोई 17 भी लिख रहा है, लेकिन शिवानी आपने 17 लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने गलत निकाला नहीं होगा, टाइप जरूर गलत हो गया होगा आपसे। अच्छा, जो 38 लिख रहे हैं इनसे एक्चुअली गलती ही हुई है, इन्होंने -1 नहीं किया। आप अभी शुरुआत से नहीं जुड़े क्या? यदि जुड़े हैं तो मैंने क्या बताया था, बताओ फटाफट से। एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दी हो तो आप दोनों रैंक्स को जोड़ते हैं, दोनों रैंक्स को जोड़ते हैं और -1 करते हैं। -1 किया था कि नहीं? क्योंकि ये एक व्यक्ति कितनी बार काउंट हो जाता है? 2 बार काउंट हो जाता है। बोलिए, समझ में आ गई बात सभी के? वेरी गुड। ऐसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक रोड के किनारे कुछ पेड़ लगे हैं, एक पंक्ति में पेड़, एक विशेष पेड़ को कहीं से भी गिना जाए तो वो 15वां है। तो बताएं उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ होंगे? फटाफट से आंसर दे दो, इसके लिए नहीं पेन चाहिए हमको। और ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही सवाल आते हैं, जरूरी नहीं हाई फाई लेवल के ही आए। मैंने कहा कहीं से भी गिना जाए तो 15वां है, मतलब लेफ्ट से गिनो तो 15, राइट से गिनो तो 15, 15 15 30, -1 तो करना ही है, ध्यान रखिएगा। तो कुल पेड़ कितने होंगे पंक्ति में? 29 होंगे। आइए इस सवाल का जवाब फटाफट से करो, फटाफट से करो। इस सवाल का जवाब क्या कहते हो? सवाल कहता है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष दोनों सिरों से? वही सर, एक लेफ्ट से गिनो तो भी 5, राइट से गिनो तो भी 5, 5 और 5 10, -1 9। क्या मेरी बात समझ पाए? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। इसमें लेफ्ट राइट दिया ही नहीं है, बट टोटल पूछ लिया आपसे। कहा तो है दोनों सिरों से 5वां है, मींस लेफ्ट से भी 5, राइट से भी 5, -1, 5 5 10, -1 कर दूंगा तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। क्या दिमाग में एक बात नहीं आती? क्या सर हर बार एक व्यक्ति की 2 रैंक देकर टोटल ही पूछा जाएगा? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल ना पूछे बल्कि टोटल दे दे, लेफ्ट की रैंक दे दे और राइट की रैंक पूछ ले? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आइए इस बात को समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप मुझे यहां तक की बात बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है आपको कि नहीं? फटाफट से बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर? मतलब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दी हो और टोटल पूछा जाए तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। अब मैंने आपसे कहा क्या टोटल दे दे, लेफ्ट की रैंक दे दे, राइट की रैंक पूछ ले, ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम टोटल निकालना सीख रहे हैं और पहला टाइप पढ़ा है हमने टोटल का। पहले टाइप की कंडीशन क्या थी? एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दी होने पर। अब आते हैं एक अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। अगला टाइप क्या है? अच्छा चलो यही पढ़ लेते हैं, यही टाइप आ गया जो मैं आपसे कह रहा था। क्या था? पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं या दाएं से ज्ञात करना, यानी कि फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से लिखकर आएंगे कि आपसे कहेगा 40 छात्रों की एक कक्षा में, नोट करने की बात क्या है, 40 छात्रों की कक्षा बताई है, दैट मीन्स टोटल तो दे दिया ना आपको इस पर कि जी सर बिल्कुल दे दिया। 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है। विनोद का क्रम जो है वो ऊपर से 25वां है, ऊपर से 25वां है। अब इसे ऊपर कह लो, लेफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं। ऊपर से 25वां है तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा, विनोद का नीचे से क्रम कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, सवाल नया है, टोटल नहीं पूछ रहा है, टोटल तो दे रहा है, एक रैंक पूछ रहा है विनोद की। लेकिन अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 था। आपको पता है कि टोटल इस बार हमें निकालना नहीं है, बल्कि टोटल हमें गिवन है, दैट इज 40 दिया हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि यहां के बाद दोबारा हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, वर्बली करेंगे सवाल को। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी ये फॉर्मूला लिखा है, अगली बार लिखेंगे नहीं, बिना पेन उठाए करेंगे, इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना। हाँ भाई, टोटल आपको 40 दिया है, टोटल की जगह 40 लिख ले।
लेफ्ट की रैंक, सर लेफ्ट तो इसमें है ही नहीं, अरे ऊपर वाली रैंक को लेफ्ट मान लो, ठीक है। ये आपको 25 दे रखी है। राइट की रैंक पूछी है, मतलब नीचे की रैंक पूछी है -1। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बता, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, जिससे कि जब हम आगे एडवांस लेवल पर बढ़ जाएं तब कोई मुझसे ये पूछने वाला ना हो कि सर ये आपने क्या कर दिया। सबको पता हो सर ने क्या कर दिया, ठीक है। बताओ भाई, मुझे ये बताओ कि ये -1 किस में से होगा, कि सर इस 25 में से होगा। चलो 25 में से एक गया तो 24, और ये 24 आकर इस 40 में से माइनस होगा कि नहीं होगा, बताइए। कि सर बिल्कुल होगा, तो राइट की रैंक निकल आएगी। बताइए राइट की रैंक कितनी निकल कर आ गई, कि सर 16 निकल के आ गई, 16th निकल कर आ गई। मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि लेफ्ट की रैंक 25 दी है, उसमें से -1 हो गया, 24 बचा, और 24 को ले जाकर टोटल 40 में से माइनस कर दिया, राइट की रैंक आ गई। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट की रैंक ना दे, राइट की दे देता वो 25, सुनना मेरी बात को, राइट की रैंक दे देता 25 और टोटल 40 दे देता, लेफ्ट की पूछ लेता, तो ये -1 किस में से होता, कि सर ये जो राइट की रैंक 25 होती उसमें से होता। कहने का मतलब ये है -1 हमेशा जो एक रैंक दी गई है उसमें से होता है। सही बात है। तो अगली बार मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा 56 लड़कियों की एक पंक्ति में सीता का बाएं से स्थान क्या होगा यदि वह दाएं से 29वें स्थान पर है। मीन्स व्हाट विल बी द सीताज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट in the row of 56 students if she is 29th from the right। तो मैंने कहा फॉर्मूला नहीं रखना, आपको एक रैंक राइट दे रखी है ना, पहले इसमें लेफ्ट दे रखी थी 25, इसमें से -1 हुआ था, है ना। तो आप इस राइट की रैंक 29 में से -1 कर लो, कितना बचा, कि सर 28, और उसके बाद 28 को टोटल 56 में से माइनस कर दो। 28 को टोटल 56 में से माइनस करोगे तो आपके पास 28 ही बचेगा। ये लीजिए, उसकी लेफ्ट की रैंक आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई? अगली बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बस जो एक रैंक दी गई है उसमें से मैं -1 करूंगा, जो बचेगा उसे टोटल में से ले जाकर माइनस करूंगा, वही मेरी रैंक बन जाएगी, दूसरी वाली जो बची, जो पूछी गई है। क्या ये बात समझ में आ गई है सभी के? एक बार थम्स अप करके बताओ फटाफट से कि हाँ जी सर समझ में आ गई। यदि आ गई तो इस सवाल को देखो, फटाफट से जवाब बिना पेन चलाए दे देना मुझे। वो ये कहता है 83 बच्चों की एक पंक्ति में, मींस टोटल आपको 83 दे रखा है। कहता है विजय का क्रम ऊपर से 54वां है, विजय का क्रम ऊपर से 54वां है, यानी कि 54 है। तो बजाय उसका नीचे से क्रम कितना होगा। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है जो रैंक दी है उसमें -1 कर लो, 54 है, 53 रह गया, टोटल 83 में से 53 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30, यानी कि 30। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फटाफट से सवाल हो गया। कोई दिक्कत बची हो तो बताओ, बताइए जल्दी से। 29 कैसे आएगा? 30 आएगा भाई। एवरीवन 28 कैसे आया? कौन सा 28? पिछले वाले सवाल में। अच्छा ये 29 जो एक रैंक दे रखी है ना, उसमें से -1 कर लो, यही तो सिखा रहा हूं आपको। 28 रह गया। अब 28 जो रह गया उसे 56 में से माइनस कर दो टोटल में से, फिर से 28 आ गया, तो वो 28 है ये। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछेंगे मुझसे। यदि कोई डाउट नहीं है तो एक सवाल का जवाब इधर पूछ रहा हूं, जरा दीजिएगा। मैंने कहा 32 लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता लेफ्ट से 12वीं है, 12th है। तो बताएं सुनीता का राइट से स्थान क्या होगा? जल्दी से बता दोगे फटाफट से। राइट से पोजीशन क्या होगी सुनीता की, ये पूछ रहा हूं, फटाफट से बता दो। दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि सर जो एक रैंक दी है 12 -1 11 ले जाकर इसमें से माइनस कर दूंगा तो बचेगा आपका 21। बात खत्म। ये लीजिएगा, देखो उसी रफ्तार से आप भी मुझे आंसर दे रहे हैं। अच्छा ये आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में ये प्रश्न आते हैं, आज भी आते हैं, इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, क्योंकि इसमें से कुछ सवाल मेरे पास प्रीवियस ईयर ही है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर।
तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार याद करिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? टोटल निकालना सीखा। पहली कंडीशन थी जब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दी हो और आपसे टोटल पूछा जाए। वहीं से तो हमने फॉर्मूला बनाया, टोटल बराबर एक ही व्यक्ति की लेफ्ट की रैंक, राइट की रैंक जोड़ना है, -1 करना है। टोटल निकालना सीख लिया हमने। उसी बीच हमें याद आया कि साहब कभी ऐसा भी तो हो सकता है टोटल ना पूछे, टोटल दे दे, लेफ्ट की रैंक दे दे और राइट की पूछ ले, तो ऐसे निकाली जाती है। ये दोनों बातें समझ में आ गई। हम लौट कर फिर से कहां आ रहे हैं? टोटल निकालने पर ही। लेकिन अब टोटल निकालने का टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 की कंडीशन क्या है? टाइप 2 ये कहता है, अच्छा अभी ये एक सवाल और ले रहा है, इसे भी देख लें जरा। 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है, नीचे से उसका स्थान 9 में से 1 घटाया 8 बचा, है ना? 8 को 56 में से घटा देना है। ये कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? नीचे से उसका स्थान पूछा है, ये तो ज्यादा बड़े हो गए, ऑप्शन गलत लिख गए मुझे लगता है, ऑप्शन गलत लिख गए। तो नन ऑफ दीज लगा सकते हैं ना, लेकिन हाँ इन पे हम जा ही क्यों रहे हैं, नन ऑफ दीज लगा सकते हैं, सॉरी। हाँ भाई, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 8 को 56 में से घटाएंगे, 48 बचा। 48 का मतलब आंसर डी आ गया, इनमें से कोई नहीं। जो गलती मैं करके जा रहा था वो गलती अक्सर स्टूडेंट भी कर देते हैं कि सर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब सवाल गलत है या ऑप्शन गलत है। नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। आंसर तो है हमारे पास बट वो इनमें से कोई नहीं है। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलो अब देखो जरा, हम बढ़ रहे हैं टोटल निकालने के टाइप 2 की तरफ, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे? टोटल निकालने का टाइप 2, T2 बोलूंगा इसे। अब कंडीशन आती है, 2 अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दिए होने पर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अभी तक हमने टोटल निकाला था एक ही व्यक्ति की 2 रैंक से। इस बार कितने व्यक्ति होंगे? सर मुझसे रीजनिंग का सारा फॉर्मूला दे दो सर प्लीज। हाँ, तो आप करीब 5 महीने हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको रीजनिंग के सारे फॉर्मूले मिल ही जाएंगे। इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है कंप्लीट रीजनिंग, कि आपको सब कुछ मिल जाए जो हमारे पास है। हम जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमसे ये कहा गया है जितना कुछ है आपके पास सब दे दो बच्चों को, सब कुछ दे दो, मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए। मतलब फ्री बैच है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कंजूसी, विश्वास मानिए इसमें सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो जो पॉसिबल हो सकता है चैप्टर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो इस ट्रस्ट के साथ पढ़िए कि आप एक्चुअली उससे भी बेहतर पढ़ रहे हैं जो पेड में पढ़ रहे हो, तो उससे भी बेहतर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जुड़े रहिएगा। चलिए देखेंगे जरा, कह रहा है 2 अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दिए होने पर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इस बार 2 अलग अलग व्यक्ति आएंगे। अच्छा, ये जो केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत रेयर पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसका एक ही प्रश्न कराऊंगा, बस ये पता चल जाए आपको कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, सवाल कहता है एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 7वां है तथा दिनेश दाएं से 9वां है। यदि इन दोनों के मध्य कोई और ना बैठा हो तथा दिनेश सुरेश के दाईं ओर हो तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं जरा इस सवाल को। सवाल कहता है एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 7वां है, बायां मतलब लेफ्ट से 7 नंबर पर सुरेश है। मैंने यहां पर लाकर सुरेश को लेफ्ट से 7 नंबर पर बिठा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है दिनेश दाएं से 9वां है, तो मैंने यहां से यानी कि राइट से 9वें नंबर पर लेकर आया दिनेश को और मैंने इसको राइट से 9वें स्थान पर बिठा दिया, राइट से 9वें स्थान पर बिठा दिया। फिर कह रहा है यदि इन दोनों के मध्य कोई और ना बैठा हो, ये उसने क्लियर कर दिया कि इनके मध्य कोई और नहीं बैठा है। एक पॉइंट और बोला उसने कि तथा दिनेश सुरेश के दाईं ओर हो, यानी कि जो दिनेश है वो सुरेश के दाईं ओर होना चाहिए। कि हाँ सर है ना, उसमें बोलने की जरूरत क्या थी, हम तो वैसे भी यही बनाते हैं, तो सुरेश के दाईं ओर ही आएगा दिनेश। वही सुनो उसने ऐसा क्यों बोला,
उसने ऐसा इसलिए बोला कि दिनेश सुरेश के दाईं ओर हो, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि सुरेश को यहां बिठा दे और दिनेश को ओवरलैप करवा के यहां बिठा दे। तो देखना जरा, क्या दिनेश सुरेश के दाईं ओर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसलिए उसने क्लियर कर दिया इस बात को, उसने क्लियर कर दिया कि दिनेश सुरेश के दाईं ओर हो। अब पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। मैंने कहा यह केस जनरली पूछा नहीं जाता, इसलिए एक ही सवाल कराऊंगा, बट समझ में तो आना चाहिए ना। देखो, मैंने कहा सुरेश लेफ्ट से 7 है, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक कितने लोग हो गए? कि सर 7 लोग हो गए पूरे। भाई इसका लेफ्ट से 7 होने का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक 7 लोग होंगे कंप्लीट। ऐसे ही दिनेश राइट से 9 है, तो यहां से यहां तक कितने लोग हो गए? कि सर यहां से यहां तक 9 लोग हो गए। यदि ये वाले 7 लोग और ये वाले 9 लोग जुड़ जाएं तो क्या टोटल नहीं आ जाएगा 9 और 7 16? कि सर बिल्कुल आ। सर मध्य में कोई तो है नहीं, तो मध्य वाला तो जुड़ेगा नहीं, है ना। अच्छा, क्या इसमें -1 होगा? क्या इसमें -1 करूंगा? जरूरत है -1 करने की? कुछ लोगों ने कर रखा है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। 15 बता रहे हैं कुछ लोग। नहीं करूंगा। इसका मतलब यहां पर टोटल निकालने का जो हमारा तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है? ए व्यक्ति सुरेश, सुरेश को ए व्यक्ति कह रहा हूं, ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक जोड़ देनी है, आपका टोटल आ जाएगा। बताओ, ए व्यक्ति यानी कि सुरेश की रैंक कितनी थी? 7। बी व्यक्ति यानी कि दिनेश की रैंक कितनी थी? 9। 7 और 9 जुड़ जाएं तो टोटल कितना आ जाएगा? 16। आंसर बन गया सी, चेन्नई। अच्छा बताओ भाई, यहां -1 क्यों नहीं हुआ? सब कह रहे हैं सर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो 15 लिख रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन दूर कर दूं। 15 वही तो लिख रहे हैं जिन्होंने 16 में से भी 1 घटा दिया, -1 कर दिया। नहीं, इसमें -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो ना, मैंने लेफ्ट से सुरेश गिना 1 बार, राइट से दिनेश गिना 1 बार। क्या मैंने दिनेश को 2 बार गिना? कि नहीं सर। क्या मैंने सुरेश को 2 बार गिना? नहीं सर। क्या इस बार कोई भी व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है? नहीं। तो फिर हम -1 क्यों करेंगे? पहला वाला केस तो एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा था, इसलिए -1 हुआ था। यहां पर 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों एक ही बार काउंट हुए हैं, इसलिए कोई -1 की जरूरत नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं सर बीच में कुछ लोग बैठे हों तो क्या होगा? अरे धैर्य रखो भाई, क्या होगा? अभी बता रहे ना, एक एक करके बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन चीजें मिक्स ना हो जाए उसके लिए आपको यह समझना होगा, चीजें मिक्स ना हो जाए उसके लिए आपको यह समझना होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। नहीं तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है साथी, है इतना खतरनाक चैप्टर है कि आप ये कहोगे सर ये क्या हुआ? कभी टोटल कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी 2 घटाते हो, कभी 1 घटाते हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो सर स्लो पढ़ा रहे हो। मैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूं जिससे कि चीजें एकदम क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे टाइप्स के बीच में। याद करिए, पहले हमने टोटल निकालना सीखा। टोटल कब? जब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक्स दी हो। तरीका क्या था? लिखकर बता दो मुझे। टोटल निकालने का लेफ्ट प्लस राइट -1, जब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दी हो। और फिर हमने सीखा जब टोटल दिया हो, जब टोटल दिया हो, एक रैंक भी दी हो और दूसरी कोई भी रैंक पूछ ली जाए, तो क्या करना था? जो रैंक दी है उसमें से -1 और जो वैल्यू बची उसे टोटल में से माइनस, बस इतना सा काम था। ये वाला सेकंड टाइप आया, सब टोटल निकालने का सेकंड टाइप। इसमें क्या है? 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी दोनों की अलग अलग रैंक्स हैं, बीच में कोई बैठा नहीं है, टोटल पूछ लिया गया। सिंपल, दोनों व्यक्तियों की रैंक्स को जोड़ दीजिए, वही आपका टोटल हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं टोटल निकालने के टाइप 3 पर, है ना। अभी टोटल ही चल रहा है, टोटल में ही कई सारे टाइप है। टोटल निकालने के टाइप 3 पर आते हैं। जब 2 व्यक्तियों के मध्य कुछ व्यक्ति बैठे हों तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात कर रहे हैं यहां भी, यानी कि टोटल ही ज्ञात कर रहे हैं यहां भी, लेकिन कब? जब 2 व्यक्तियों के बीच में भी कुछ व्यक्ति बैठे हों। तो इसको मैंने नाम दिया है टाइप 3। कौन सा टाइप है ये? टाइप 3 है। सब टोटल निकाल। अब देखिए क्या होगा इसमें। अब क्या होगा इसमें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। सवाल कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है और विनय दाएं छोर से 10वां है।
यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं। राजन बाएं छोर से छठा है, तो मैंने यहां पर राजन को ले लिया बायां यानी कि लेफ्ट, ये बाएं छोर से लेफ्ट से 6th प्लेस पर आ गया। विनय दाएं छोर से 10वां है, तो मैंने यहां से विनय को ले लिया, ये विनय दाएं से यानी कि राइट से 10वें स्थान पर आ गया। उसने बोला है यदि राजन और विनय के बीच 8 लड़के बैठे हैं, कितने लड़के बैठे हैं, 8 लड़के, तो ये लीजिए मैंने 8 लड़के बीच में बिठा दिए, 8 लड़के बैठे हैं। पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये हमसे पूछ रहा है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि देखो राजन लेफ्ट से 6वें स्थान पर है, दैट मीन्स शुरुआत से यहां तक देखा जाए तो 6 लड़के बैठे हुए हैं, यहां से यहां तक 6 लड़के बैठ गए। और विनय राइट से 10वां है, तो यहां से यहां तक 10 लड़के बैठे हुए हैं। और बीच में बैठे हुए लड़के तो मुझे दिखाई दे ही रहे हैं कि पूरे 8 बैठे हुए हैं। तो देखो ये वाली लाइन देखना, ये वाली, ये 6, ये 8, ये 10, कंप्लीट लाइन बन जाएगी क्या नहीं, पूरी पंक्ति बन जाएगी क्या नहीं। तो बस बना दीजिए। कैसे बनेगी कि सर इन सब को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 और 8 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो गया, 24। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 24 हैं, 24 हैं। इसे आसान कैसे बनाएं, एक फॉर्मूले की शक्ल दे देते हैं। जब दो अलग अलग व्यक्तियों की 2 अलग अलग रैंक दी हो तथा मध्य में भी कोई और बैठा हो, ऐसे केस में कुल निकालना हो, तब आपको क्या करना है, क्या करना क्या है, जो यहां किया है वो आपने 6 को जोड़ा, 6 क्या था पता है, राजन की रैंक, तो आप राजन को ए व्यक्ति बोल दो। आपने इस 10 को जोड़ा, 10 क्या था पता है, विनय की रैंक, तो विनय को बी बॉम्बे बोल दो। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों की रैंक जोड़ी आपने, ए की रैंक और बी की रैंक, प्लस मध्य में बैठे हुए 8 लोग भी तो जोड़े, तो यहां पर लिख दो प्लस मिडिल, प्लस मिडिल। बस आपका फॉर्मूला बन गया कुल निकालने का, ए प्लस बी प्लस मिडिल इज इक्वल्स टू टोटल। जब 2 अलग अलग व्यक्तियों की 2 अलग अलग रैंक दी हो तथा मध्य में कोई बैठा हो, तो ऐसे केस में टोटल निकालने का तरीका सिंपल है, दोनों रैंक्स को जोड़ेंगे और मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों को भी जोड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के, एवरीवन क्लियर है ये बात के नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम पूछा हो पिंकी सोलंकी, मैंने कहा हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, हम धीरे धीरे हर एक सवाल को, हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब तक नींव ना भर जाए मजबूत पुख्ता, फाउंडेशन जैसे कहते हैं, हमारे बैच का नाम भी फाउंडेशन बैच ही है। नींव बहुत जरूरी है, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी और इमारत बड़ी खड़ी करने की कोशिश की तो छोटे छोटे से भूकंप में धराशायी हो जाए। तो उस भूकंप को सहने की क्षमता बना रहा हूं, पहले नींव भर रहा हूं, नींव भर जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ ओवरलैपिंग भी आएगा, सब कुछ आएगा, क्यों परेशान हो। चलो पहले इस सवाल का जवाब दे दो मुझे सभी लोग, क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी इस सवाल में, पहले मुझे ये बताओ। सवाल पढ़ते हैं, कहता है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। पढ़ते ही समझ में आ गया 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे पढ़े करें, उनके बीच 3 छात्र और हैं। समझ में आ गया कि बीच में भी कुछ बैठे हैं, अभी वाला टाइप है जो अभी पढ़ा था, उसमें क्या करना है, दोनों व्यक्तियों की रैंक जोड़नी है, मध्य में बैठे हुए लोग जोड़ने हैं। तो 10 और 21 31, 31 और 3 34। क्या जरूरत है लिखने की, कालिदास महादेवी वर्मा बनना बंद करो, हैं? लिख लिख के काम नहीं चलाना, कंपटीशन का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, लिखना ही है। तो फिर बता देता हूं भाई, टोटल निकालने का तरीका अभी बताकर आए हैं। ए की रैंक प्लस बी की रैंक प्लस मध्य में बैठे हुए लोग, मध्य में बैठे हुए लोग। ए की रैंक है 10, बी की रैंक है 21, मध्य में बैठे हैं 3, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ गया 34। खत्म बात। बताइए कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है। चलो एक सवाल और देखते हैं भाई, इसमें ना आपसे एक साथ 3 चीजें पूछेंगे, एक साथ 3 चीजें पूछेंगे।
सर हम आपकी क्लास नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हो? करनी चाहिए आपको क्लास। मजा आया? चलिए बहुत बढ़िया बात है। सवाल कहता है अवनीश का, अच्छा इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, इंग्लिश वाले इतनी देर बैठे नहीं रहेंगे, ये अगले पेज पर आ गई है क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी, इसे स्टॉप कर लेना। अवनीश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान है और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां स्थान है। तो देखो मैंने अवनीश को बाएं से 15वां बनाया, ये हो गया एवी मतलब अवनीश, तो ये बाएं से 15वें स्थान पर मैंने उसको बिठा दिया। सुरेश उसी वर्ग में दाएं से 12वां है, ये सुरेश आ गया, सुरेश, और मैंने उसे दाएं से 12वें स्थान पर बिठा दिया। फिर कह रहा है सुरेश अवनीश के दाएं हैं, उसने क्लियर कर दिया अवनीश के दाईं ओर है सुरेश, ठीक है अच्छी बात है। उनके बीच में 4 छात्र बैठे हैं, मैंने 4 छात्र बिठा दिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? टोटल निकालने का तरीका, 2 अलग अलग व्यक्तियों की 2 रैंक दे रखी है, मध्य वाले भी दे रखे हैं, दोनों रैंक जुड़ेंगी, 12 और 15 27, और 4 बीच में बैठे हुए जुड़ेंगे 31। तो 31 वाला ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं, ये 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। क्या किया हमने टोटल निकालने के लिए? बताओ जल्दी से। सर ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक प्लस मध्य में बैठे हुए लोग लिए हैं हमने। बताओ ए व्यक्ति की रैंक 15 है, बी व्यक्ति की रैंक 12 है, मध्य में बैठे हैं 4, टोटल आ गया आपका 31। ठीक है। अच्छा अब क्या पूछा है? एक सवाल का जवाब तो आ गया। कह रहा है अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान होगा? बताओ भाई, अवनीश ये रहा, इसका लेफ्ट से पोजीशन पता है ना मुझे, लेफ्ट से तो पता है, राइट से पता करनी है, मतलब यहां से पता करनी है। तो मुझे बताओ सुरेश राइट से 12 है, तो ये 12 और 4 16 होंगे, 16 और 1 17 होंगे। क्या ये राइट से 17 नंबर पर 17th प्लेस पर होगा क्या नहीं होगा? क्या अवनीश राइट से 17th होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई बचे हुए 2 ऑप्शन में 17th प्लेस इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये गया, ये आंसर बन गया। लेकिन मैं खत्म नहीं करूंगा अभी, आगे की भी देखो। उसने पूछा हमसे इस क्वेश्चन के बाद सुरेश का बाएं से स्थान, सुरेश का लेफ्ट से पोजीशन बतानी है हमें, लेफ्ट से अवनीश की पता है ये 15 है, आगे बढ़ेंगे तो 15 और 4 19 और 1 20, ये लो लेफ्ट से कितनी हो गई इसकी 20, खत्म। क्या 20 दे रखी है? बिल्कुल करेक्ट, मैच कर गए सारी चीजें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बताइए जी, बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन लॉक हो गया। लॉक क्या हो गया? मैंने तो बिल्कुल सील लगा दी इस पे, सरकारी सील लगा दी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। सोच कर देखिए, अभी हम टोटल निकाल रहे हैं, कब? जब 2 व्यक्तियों की 2 रैंक्स दी होती हैं और मध्य में कुछ लोग बैठे होते हैं। क्या जरूरी है हर बार वो टोटल ही पूछे? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमसे ये पूछ ले कि 2 व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये भी तो हो ही सकता है। तो आइए चलिए समझते हैं कि ऐसे प्रश्न आ जाएं तो उनका आंसर कैसे करना है। अच्छा रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं। देखो भाई, अवनीश बाएं से 15 है, लेफ्ट से 15 लिख दिया, सुरेश दाएं से 12 है, राइट से 12 लिख दिया, बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 बिठा दिए। अब आ जाओ प्रश्न पे। कह रहा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? टोटल के लिए आप इसकी रैंक 15, इसकी रैंक 12, 15 12 जोड़ा 27 और बीच में बैठे हुए 4 जोड़ दिए, 27 और 4 31। तो देखो 31। पूछ रहा है अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान है? क्रेजी यूट्यूबर कह रहे हैं सर आपका ब्लेजर अच्छा लग रहा है, मुझे दे दीजिए। भाई तुम सिलेक्शन लेकर आओ, नया वाला ले जाना, ये पहनना तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है, नया ले जाना मुझसे। चलिए अभी देखो, अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान है? भाई आपको अवनीश का बताना है दाएं से, लेकिन हमें तो सुरेश का पता है ना दाएं से, ये 12 है। आगे बढ़ेंगे तो 12 और 4 16 हो गया और 1 17 हो गया, तो ये राइट से 17 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? सेकंड वाला सेकंड टाइप नहीं हो सकता, 2025 के जुलाई तक सिलेबस समाप्त हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। प्रगति कह रही है मुझे प्रजापति कह रहे हैं, सॉरी प्रगति नहीं, मुझे वॉच चाहिए। तो भाई तुम तो इस मास्टर को कंगाल कर दोगे ऐसे तो। किसी को वॉच चाहिए, किसी को ब्लेजर, किसी को चश्मा, किसी को स्वेटर, किसी को घड़ी। बर्बाद करके मानोगे तुम इस मास्टर को, और कुछ नहीं, गरीब मास्टर है बेचारा, क्यों परेशान कर रहे हो उसे तुम। चलो आगे बढ़े, बातें बहुत हो गई,
मेरा एक मतलब एक उद्देश्य रहता है कि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, बातें कम से कम। लेकिन तुम लोग ऐसे ऐसे मतलब कहते नहीं, तिल्ली मारते रहते हो बीच बीच में, कि सर सुलग जाएं और कुछ ना कुछ बोलते रहें, हंसाते रहें हमको, हैं। मेरी शादी हो गई है भाई। चलो, मैंने कहा जरूरी नहीं है हमेशा टोटल पूछा जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बीच में बैठे हुए लोगों को पूछ लिया जाए। जैसे इस सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है। सबसे पहले डेटा को समझने की कोशिश करना। डेटा ये कहता है 29 लड़कों की एक पंक्ति में, दैट मीन्स टोटल तो दे दिया ना आपको 29, तो उसे लिखा करो। डेटा को समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कहता है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है। मैंने रोहित को बाएं से यानी कि लेफ्ट से 17th बना दिया। करण दाएं छोर से 17वां है। करण को दाएं से यानी कि राइट से 17वां बना दिया। उस पंक्ति में उनके बीच कितने लोग बैठे हैं, यहां कितने लोग बैठे हैं, ये पूछ लिया इस बार आपसे। ये पूछ लिया आपसे इस बार। भाई एक बात आप मुझे बताएंगे कृपया करके कि रोहित लेफ्ट से 17 है, मतलब ये 17 लोग बैठे हैं, इतना तो मुझे पता चल गया। करण राइट से 17 है, यहां तक 17 लोग बैठे हैं, मुझे यह भी पता चल गया। यदि मैं इन दोनों लोगों को जोड़ दूं 17 और 17, तो कुल मिलाकर 34 लोग पंक्ति में मेरी गिनती में आ गए। यहां 34 तो बैठे हैं सर, मुझे दिख रहे हैं, गिनती में आ रहे हैं मेरे। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि 29 बैठे हैं। वो तो ये कह रहा है कि 29 बैठे। हाउ कम इट पॉसिबल कि वो कह रहा है टोटल 29 लोग हैं और हम गिनने जा रहे हैं तो 34 निकल रहे हैं। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 ठीक है, और आप में से किसी को भेजूं जरा इनको गिन के आना कितने हैं। आप आकर बोलो सर 36 हैं। मैं आपसे क्या कहूंगा, अरे भाई 30 हैं, मैंने गिने हैं, मैंने एडमिशन लिए हैं इनके, तुम 36 कैसे गिनाते हो, दोबारा गिन के आओ। तुम दोबारा गए, फिर आकर बोले सर 36 ही हैं। तो क्या संभावना है कि 30 बच्चों को तुम 36 कैसे गिन पा रहे हो। संभावना यह है कि आप कुछ बच्चों को बार बार, यानी कि कितनी बार, 2 बार गिन रहे हैं। संभावना ये है ना। अच्छा, तो मैंने ये केस में आपसे पूछा कि बताओ इनके मध्य कितने लोग बैठे हैं, तो आंसर आ रहे हैं कुछ। चलो उन आंसर की बात कर लेते हैं। पहले आंसर की यदि हम बात करें तो भाई कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनने देखा ये 17 और 17 34 हो गया। हाँ जी, समझ में कुछ आया नहीं, तो उनने कहा ऐसा करो इस 34 में से ये 29 घटा दो। पता नहीं क्यों, उनको भी नहीं पता क्या कर रहे हैं हम, लेकिन कर रहे हैं। 34 में से 29 घटाया, कितना बचा, 5। ये लो सर को पकड़ा दो, लो सर ये बैठे हैं 5 लोग। यही किया आपने, लेकिन ये 5 गलत है भाई। अभी इसमें से आपको 2 और घटाने पड़ेंगे। जब आप 2 और घटाओगे तब जाकर पता चलेगा मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी कि आंसर बनेगा ए। लेकिन समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने समझाया कहां है, मैंने तो सिर्फ आपकी बात को जस्टिफाई करके आंसर दिया है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जब मैं लोगों को 30 गिनकर आया हूं और अपनी क्लास में 30 बच्चे बता रहा हूं, आपसे कहता हूं गिन कर आओ, आप 36 बताते हो, आप 6 ज्यादा बताते हो, तो संभावना इस बात की है कि आप कुछ लोगों को बार बार यानी कि 2 बार काउंट करके आए हैं। 2 बार काउंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कैसे होती है आइए समझिएगा। हुआ क्या होगा, यह केस ऐसे नहीं बना होगा, यह केस ऐसे नहीं बना होगा। हुआ यह होगा कि आज पहली बार और आखिरी बार, मैंने कहा आज पहली बार और आखिरी बार एक एक लाइन खींचकर सिखा रहा हूं, उसके बाद कभी नहीं, फिर शॉर्ट ट्रिक सीख जाओगे आप। देखो भाई 29 लड़के बोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 दिखाई दे रहे हैं, यहां तक 29 हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अब उसने हमसे कहा 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां है, बायां हाथ ये है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया भाई रोहित, आर फॉर रोहित, 17 हो गया। फिर कह रहा है करण दाएं से 17वां है, चलिए दाएं से चलते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये करण हो गया भाई। अब तो आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये वाले पेन दिख रहे हैं 3, यही बैठे हैं मध्य में। आप बताओ मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कि सर 3 है। बट ये हुआ कैसे? जो हमने शॉर्ट में कर दिया वो कैसे पॉसिबल हो पाया, इस बात को समझते हैं। ये तो आप समझ गए कि हम जब यहां से किसे गिनने गए, रोहित को, तो यहां पहुंच गए थे यहां पर। उसके बाद जब हम करण को यहां से गिनते हुए चले तो हम रोहित को ओवरलैप करके निकले, तब जाकर करण को गिन पाए। तो बीच में कुछ लोगों को हमने बार बार काउंट किया है ना? ये बात समझ में आ गई आपको? तो हम इसको ओवरलैपिंग वाला केस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए, तब ऐसे केस में आपसे टोटल पूछा जाए, आपसे टोटल पूछा जाए तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। आपको ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक को जोड़ना है, ठीक है? इसमें से घटाने हैं मध्य में बैठे हुए लोग, यानी कि मिडिल में बैठे हुए लोग। और सॉरी, ये मैं गलत कर गया, आपको ओवरलैपिंग समझा रहा था, बताने क्या लग गया। ध्यान से देखो, मैं आपको बताने जा रहा था कि ओवरलैपिंग वाला केस है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि सर ओवरलैपिंग हो रही है? मुद्दा तो ये है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग हो रही है। तो भाई याद रखना कि जब भी सवाल का जो टोटल है, सवाल का जो टोटल है वो छोटा हो जाए, यानी कि लेस देन हो जाए आपके व्यक्तियों की रैंक के टोटल से, तो हमेशा मान लेना कि ओवरलैपिंग हो रही है। याद रखो कि आपके सवाल का टोटल कितना था? कि सर सवाल का टोटल था 29, लेस देन ए व्यक्ति की रैंक मतलब रोहित की कितनी थी? 17, प्लस बी व्यक्ति की रैंक करण की कितनी थी? 17, ये 34 हो गया और ये 29 हो गया। क्या सवाल का टोटल आपकी रैंक्स के टोटल से कम है? हाँ है। इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही। और ओवरलैपिंग के केस में पूछे मध्य में कितने हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें से इसे घटाना है, यानी कि 34 में से 29 घटाना है, और लास्ट में जो बच गया 5, इसमें से 2 और घटाना है, तब आपको पता चलेगा मध्य में कितने लोग बैठे हैं? 3 बैठे। अब ये 2 कौन से घटे पता है आपको? ये 2 ये वाले घटे, मतलब जब आप रोहित को लेफ्ट से गिनने गए तो आप इस पोजीशन को गिनने के बाद ही तो रोहित तक पहुंचे। जब आप करण को राइट से गिनने आए तो आप इस पोजीशन को गिनने के बाद ही तो करण तक पहुंचे। तो करण कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। रोहित कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। लोग थे 2, काउंटिंग हो गई 4 बार। कितनी एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई? 2। ये वही है 2 जो हमने यहां पर माइनस किया है। क्या ये बात समझ में आ गई? बात फॉर्मूला यही है कि आपकी रैंक और दोनों व्यक्तियों की, सॉरी, आपके सवाल का टोटल और दोनों व्यक्तियों की रैंक का टोटल का डिफरेंस करना है। जो डिफरेंस आए उसमें से -2 करना है। यही फॉर्मूला है। आंसर आ गया सीधे सीधे। समझ में आ गई बात? चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल कह रहा है 17 लड़कों की एक सूची में, अभी लाइन नहीं बनाएंगे, 17 लड़कों की एक सूची में ए दाएं से 16वां है, तो मैंने ए को राइट से 16th बना दिया। बी बाएं से 9वां है, मैंने 9वां बना दिया। पूछ रहा है ए और बी के बीच कितने लड़के हैं। तो आप बस एक काम किया करो, क्या? आपने इन दोनों व्यक्तियों की रैंक जोड़नी है। पहले ए और बी 2 व्यक्ति है ना, इनकी लेफ्ट की और राइट की रैंक जोड़नी है। 16 9 कितनी हुई? 25।
अब मुझे बताओ कि दोनों की रैंक का टोटल आपके सवाल के टोटल से ज्यादा है? हाँ सर है। दोनों की रैंक का टोटल सवाल के टोटल से ज्यादा आता है तो उसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। तो दोनों की रैंक का टोटल सवाल के टोटल से ज्यादा है, हाँ सर, तो ओवरलैपिंग हो रही है। कुछ नहीं करना, इसमें से इसे घटाया, बचा कितना? 8। 2 अपनी मर्जी से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 6। टिक करिए, आगे बढ़िए, बात खत्म हो जाती है। बोलिए समझ में आई बात के नहीं आई? जल्दी से थम्स अप करके बताओ फटाफट से, समझ में आ गई बात के नहीं आ गई? यदि समझ में आ गई है